So guys, now chapter number 4. It is carbon and its compounds. See guys, कार्बन के लिए ही हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे पास 118 एलिमेंट्स टोटल हैं, उसमें से नंबर्स ऑफ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, बहुत लेस अमाउंट में, उसमें से एक है कार्बन। लेकिन कार्बन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं और वो नंबर्स ऑफ कंपाउंड हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें, जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें आप यूटिलाइज करते हैं, जिस भी कोई भी चीज़ की कांटेक्ट में आप आते हैं, उन सबका एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। और उसमें देखें कि मेटल की कौन सी चीज़ है जो मेटल की बनी हुई है, जिसमें कार्बन नहीं होगा। आप देखें कि ग्लास से, मिट्टी से बने हुए जो ऑब्जेक्ट हैं उनको पहचान लें, और बाकी सब जो देखेंगे वो कार्बन से बने हुए होंगे। मतलब कार्बन उसके अंदर एज अ मटेरियल प्रेजेंट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपड़े ले लें तो मे बी इट इज़ नेचुरल प्रोडक्ट होगा, हो सकता है कॉटन में से बने हो, वूल में से बने हो, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। हो सकता है आपने आर्टिफिशियल मैनमेड फाइबर लिया, पॉलिएस्टर हो, नायलॉन हो, रेयन, उसमें भी कार्बन होगा। आप कोई भी प्लास्टिक ले लें, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट ले लें जो प्लास्टिक का बना होगा, उसमें भी कार्बन होगा, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ऐसी ले लें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिली हो, प्रोडक्ट, आप फूड ले लो, आप कपड़ा ले लो, आप पेपर ले लो, कोई भी चीज़, उन सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता ही है। मतलब कार्बन जो है वो हमारी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, और कार्बन से ही हम बने हुए हैं। देखो, कार्बन, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में दो तरह की केमिस्ट्री आती है, एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द कार्बन, और कोई भी मटेरियल जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलता है, कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलता है, हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिला होगा और उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा ही। कार्बन MOOH। तो आप देखो कि जो भी फूड है तो कार्बन बन, कोई भी आप जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनी तो ऑर्गेनिज्म में से है। आफ्टर ऑल, बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, वो ऑर्गेनिज्म का ही कन्वर्जन है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कॉल, तो इस सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता ही है। तो कार्बन ऐसा क्यों है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें जैसे यहाँ पर दिया गया है, इथेनॉल है, इथेनॉल एसिड है, उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन के बारे में, उसके नेचर के बारे में, वो क्यों इस तरह के बॉन्ड बना सकता है, या उसका जो नेचर है, वर्सेटाइल नेचर है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो समझो कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब हुआ उसका कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो रहेगा 2 and 4। मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 कार्बन प्रेजेंट है। इट हैज 4 कार्बन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स। एंड यू नो गाइस अबाउट द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो। तो कार्बन भी वही चाहेगा, कार्बन की भी यही इच्छा है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो आयोनिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे और कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अगर अपनी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है तो इट नीड्स मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर उसके 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा C 2 and 8 और 4 इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करेगा। इट कैन रिसीव द 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या बन जाएगा? C -4, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। लेकिन
इसके लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पड़ेगा। अब समझो यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी। राइट नाउ इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। नॉट ओनली 4, हां, ये 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। टोटल तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे और उस 6 प्रोटॉन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब क्या हुआ कि उसने और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लिए। सपोज मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर ली, तो टोटल कितने हो गए? अब 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन्स। These 6 protons cannot hold these 10 electrons. ये 6 प्रोटॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते हैं। एटम जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो ये कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सिर्फ 6 पॉजिटिव के सामने 10 नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन कार्बन के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो उसने क्या किया? दूसरा ऑप्शन भी सोच सकते हैं अपन। फिर से वही, इसके पास 6 प्रोटॉन है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेंगे। एक ऑप्शन है ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दें। अगर ये चले जाएंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 बचेंगे, ठीक है, और वो फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो आ गए, खत्म। तो इलेक्ट्रॉन 3 में नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है और उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो हमें जो हम यहाँ पर एनर्जी देते हैं उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी में बैठो, लेकिन हम केमिस्ट्री में एंथैल्पी यूज करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसा एटम जो गैसियस फॉर्म में हो, मैं इसको रिफाइंड आपको कहीं पे लिखनी नहीं है, मतलब कहीं पर एक्सप्लेन भी नहीं करनी है, सिर्फ आप समझ दो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए जो भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कहते हैं अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड आई हैव टू रिमूव इट। मुझे उनको रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो 4 एक साथ नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा कि आपने चारों को एक साथ धकेल दिया, नॉट पॉसिबल। 1 by 1 द इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव। तो जैसे मैंने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और आउटर ऑर्बिट्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप समझो ये 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। मैंने कोई एक एनर्जी देकर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया, तो अब प्रोटॉन तो उतने ही, वी हैव 6 प्रोटॉन्स, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां पर क्या होगा कि ये 6 प्रोटॉन इन 5 इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से पकड़ेंगे। समझ में आया? क्योंकि यहां पर ये कम हो रहे हैं तो इनका फोर्स बढ़ रहा होगा। तो मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो पहले की कंपेयर में ज्यादा होगी। So to remove the second electron from the outermost orbit, I have to give the more ionization enthalpy. चलो मैंने उसका भी प्रबंध कर लिया, जुगाड़ मार लिया, और मैंने ज्यादा एनर्जी उनको देकर सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा भी दिया। अब 6 प्रोटॉन के सामने 4 प्रोटॉन है, तो अब क्या होगा? अरे सॉरी, 6 प्रोटॉन के सामने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये 6 प्रोटॉन और ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे। मतलब अब की बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो आई हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। वो भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड बिकॉज़ वी हैव टू प्रोवाइड मच मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव द फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, व्हिच इज अगेन नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन। सो आफ्टर दिस कंक्लूजन ये रहेगा आपका कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है। सो इट कैन नॉट बिकम 6
कार्बन जो है वो -4 भी नहीं बन सकता है और कार्बन जो है वो +4 भी नहीं बन सकता है। ना तो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा ना तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। तो आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन। तो कार्बन के पास अब ये ऑप्शन तो नहीं बचा। ये तो जैसे आपने आयोनिक बॉन्डिंग तो पढ़े हुए हैं ना, याद है ना आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता था? जैसे Na और Cl, चलिए एक बार रिमूव याद कर लो। Na इलेक्ट्रॉन नंबर है एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। हां अब बहुत हो गया, आप बड़े हो गए। Na 11 मतलब कंफ्यूजन क्या होगा इसका 28, इसका 287। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यहां पर देखो कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इट नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। यहां पर है, आप देख सकते हो सर ये 7 उसको ले लेगा तो, लेकिन इजी कौन सा रहेगा हमें वो सोचना है। ठीक है, ये इसको देगा तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इससे क्या होगा, ये बन जाता है Na+1, ये बन जाता है Cl-1। जो लेगा वो नेगेटिव, जो देगा वो पॉजिटिव। तो यहां पर Na+ और Cl- दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा NaCl। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन रहता। तो याद रखो यहां पर कोई भी कंपाउंड जो होते हैं, जिसमें हम आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो उन दोनों कंपाउंड कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होंगे, एटम्स जो होंगे, उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और उसी अट्रैक्शन से वो मजबूती से जुड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ये जो चैप्टर दिया है, सॉरी आगे वाले चैप्टर में हमने देखा था आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। आगे वाले चैप्टर्स में देखो, चैप्टर नंबर 3 निकालो, चैप्टर नंबर 3 एक ही पेज करके देखो, नीचे टेबल में दिया होगा द मेल्टिंग पॉइंट एबास, वही कौन सा है पेज नंबर 48 पे देखो, पेज नंबर 48 निकालो और उसमें नीचे टेबल में दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। 1000 के आसपास रहेंगे, देखो 1000 के आसपास है सब। अब अपने चैप्टर नंबर 4 में देखो, कोवलेंट कंपाउंड दिए हुए हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो पिंक कलर के टेबल में देखो। तो 200-300 के ऊपर भी नहीं जाते, इसके नीचे रहते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर इस तरह का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको इनको तोड़ना है, इनको मेल्ट करना है, इनको बॉयल करना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी। बट इन केस ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे आपने ले लिया इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये यहां पर किसी भी तरह का आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवलेंट है। या तो आप ले लो मीथेन, गैसेस फॉर्म में होगा, ऑलरेडी इट इज इन द गैसेस फॉर्म। आप इसको क्या मेल्ट करोगे या बॉयल करोगे? ठीक है, क्यों? बिकॉज इट हैज कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। यहां पर कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो कोवलेंट क्यों बनेगा? क्योंकि हमने देखा कि कार्बन ना तो चार्ज दे सकता है ना तो चार्ज ले सकता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज कोवलेंट कंपाउंड? तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता है, तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ये हम स्टैंडर्ड 8 में पढ़े हुए हैं, हालांकि याद नहीं होगा हमें, तो कल का क्या पता नहीं, तो स्टैंडर्ड तो बहुत दूर की बात है, तब तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे। ना भूल का हटा ना जाए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लेकिन पढ़ना नहीं है, मैं समझा देता हूं। हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो इसका कंफ्यूजन क्या होगा? 1 ओनली, खत्म। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, एक ही है। अब उसके सामने दूसरा हाइड्रोजन आता है, उसके सामने उसका भाई, उसका दोस्त, दूसरा हाइड्रोजन, वो भी ऐसा ही होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी इसके जैसा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट बनाता है। हमारे पास 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक डुप्लेट और एक ऑक्टेट। ऑक्टेट में 8 आएंगे, डुप्लेट में 2 आएंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को डुप्लेट में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनके पास
एक ही ऑर्बिट है जिसमें मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो डुप्लेट में जाएंगे। अब ये भाई साहब है हाइड्रोजन, सुबह सुबह उठे, चले उनके भाई के घर, उनको कुछ पैसों की जरूरत थी। सपोज कि उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है 1 लाख रुपीस का, लेकिन इट हैज ओनली 50,000 ओनली। तो उसमें याद आया कि मेरे भाई के पास भी 50,000 पड़े हुए हैं, तो वहां पर पहुंच गए, बोले भाई साहब आई नीड 50,000 फॉर बिजनेस। तो आ हाइड्रोजन के હું લે સાચું તારે ઘરે જાવ, હું તારે ઘરે જાઉં તો 50,000 લેવા, तो मारे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तू लाड़ में आएगी। अब दोनों को जरूरत है, दोनों के 1-1 लाख की जरूरत है, दोनों को बिजनेस स्टार्ट करना है, दोनों के पास है 50,000, ना ये इसको देना चाहता है ना ये इसको देना चाहता है, तो एक काम करते हैं कि ये दोनों ही एक साथ मिलकर वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं पार्टनरशिप में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 1 लाख किसकी, अब ये 1 लाख किसके, तो इसके भी है और इसके भी है, मतलब ये दोनों ने पार्टनरशिप करी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके भी और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी। तो यहां पर क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों का समान अधिकार बनने माटे, ये हाइड्रोजन ये पेयर इसकी भी है ये इसकी भी है, मतलब अब ये कह सकते हैं कि दोनों के 2-2 हो गए, दोनों के इसके भी 2 इसके भी 2, टोटल है 2 हो गया, ठीक है। तो ये भी है खुश, ये भी हाइड्रोजन खुश, दोनों हाइड्रोजन अपने घर पे जलसा। यहां पर ये जो बॉन्डिंग हुआ उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड। हमने आगे देखा था उसमें क्या था, NaCl में टोटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, सोडियम पूरा अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेता है, खत्म, लेन देन हो गई, वो उसके घर वो उसके घर। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर दोनों ने शेयरिंग कर, समझ आ रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स। उसी तरह से ऑक्सीजन भी है, यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6, तो कॉन्फ़िगरेशन सॉरी क्या 6 2 6 2 6, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। चलो फिर से ये भी अपने भाई के उधर निकल गए, इनके पास है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वी डू नॉट हैव टू कंसीडर द इनर ऑर्बिट, ये कहीं पर भी हम बताते नहीं है, ठीक है। सामने उसका भी भाई है, सेम स्क्रू से, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, it needs 2 electrons to complete its octet configuration, the same way it also needs 2 electrons for complete its octet configuration, so here the partnership will be taking place by 2 electrons, मतलब यहाँ पर इन दोनों की पार्टनरशिप करी जाएगी। तो ये तो 3 4 5 6 7 8 इसके 8 हो गए, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी 8 हो गए, आप देख सकते हो, दोनों खुश, दोनों के 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो शेयरिंग हुई है वो 2 पेयर की हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगा वो डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर भी इस पेयर के ऊपर किसका अट्रैक्शन या किसका जोर रहेगा, दोनों। तो यहाँ पर ये नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों के ऊपर समान। उसी तरह से नाइट्रोजन, अब आप समझ गए होंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, तो क्या होगा 2 and 5, मतलब 3 कम है। दूसरा भी नाइट्रोजन होगा, उसका भी 2 5, उसके भी 3 कम, दोनों 3 की पार्टनरशिप कर सकते हैं, बन जाएगा डाइनाइट्रोजन। तो ये डाई हाइड्रोजन, ये डाई ऑक्सीजन, ये डाई नाइट्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। देख लिया, ये हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं। इस तरह से ये हमारे यहाँ पे देखो ना, तो नॉन मेटल नहीं होंगे, ये सारे नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, 1 2 या 3 या 4 कम होते हैं, इसलिए वो शेयरिंग कर सकते हैं, ज्यादा वाले शेयरिंग नहीं कर सकते। सोडियम का कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दूसरे सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो अगर वो एक की पार्टनरशिप करते भी हैं तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपके पास नॉन मेटल्स होंगे,
याद रखना, नॉन मेटल्स कैन ओनली पार्टिसिपेटिंग इनटू द कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पर ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर? ये तो प्राइमरी में हम सीखे थे ना, क्योंकि यहां से हमने स्टार्ट किया है, अब हम लेकर जाएंगे आपको हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 4 6 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, 1 2 3 4। उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? दूसरे भी कोई एक ऐसा चाहिए। उसको मिला एक हाइड्रोजन, ये जा रहा था कहीं पर, रास्ते में मिला एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बात करी, पता चला हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन से बातचीत हुई होगी, कार्बन ने बोला कि ऐसी सिचुएशन है, हाइड्रोजन बोला मेरे पास एक है, आई वांट टू शेयर, मेरे पास है एक ही। कार्बन ने बोला तेरे पास एक है, लेकिन तेरे भाई बंधु तो होंगे जिनके पास भी एक एक होगा, मेरे पास 4 है, उन 4 को लेकर आ, तो एक एक की शेयरिंग हो जाएगी। तो लेकर आया हाइड्रोजन, ये। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के एक के साथ शेयरिंग किया, यहाँ पर इसने एक किया, यहाँ पर इसने एक किया और यहाँ पर इसने, हो गया हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, सारे हाइड्रोजन खुश, चारों 4 मतलब जल से हो गए। लेकिन कार्बन का क्या हाल है? तो कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कार्बन भी खुश, 1 2 3 4 बेचार देखो भैया, कार्बन के भी 8 हो गए, दोनों मजे में जल से। ये बन जाता है आपका CH4 जिसका नाम है मीथेन। तो दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, दिस वन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है सिंपलेस्ट, चारों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनता है। देखो हम केमिस्ट्री में और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आएंगे। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स। बहुत ज्यादा है, नंबर्स ऑफ है, न्यूमरस है। हम सबके बारे में नहीं देखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से कार्बन जो है वो दूसरे अपने नॉन मेटालिक भाई बंधु के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है। हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स हैं। देखो एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी का प्रॉपर्टी होता है। एलोट्रॉपी क्या होता है पहले ये समझो। एलोट्रॉपी का मतलब होता है, जिसको अगर हम सादी सिंपल लैंग्वेज में कहें, बहुरूपता। ये अनेक रूप दिखाता है, यू नो गॉड, भगवान। तो आप देखो राम क्योंकि विष्णु न होता बराबर, मतलब राम है, विष्णु है, कृष्ण है, तो ये सब एक ही है लेकिन उनके रूप अलग अलग है। यहाँ पर भी ऐसा ही कार्बन, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है अलग अलग रूप, लेकिन तीनों बने तो कार्बन से ही है। इन सबकी प्रॉपर्टीज अलग। राम और कृष्ण के लेवा देवा कर राम जोगा जाओ बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, लेकिन है उनका देखा जाए तो नेटिव एक ही है, विष्णु। उसी तरह से यहाँ पर कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स हमारे पास हैं। 3 एग्जांपल आपको दिए, नंबर्स ऑफ हैं हमने दिए हैं 3, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। डायमंड के बारे में पहले देखें। डायमंड के बारे में सुना होगा आपने, डायमंड देखा भी होगा आप लोगों ने। तो डायमंड के अंदर एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है। 1, ये 2, ये पीछे की साइड 3 और ये आगे की साइड। मतलब ये जो है ना वो 3 एंगल पे है इस तरह से, 1 2 और ये 3 और एक चौथा ऊपर ये, ठीक है, इस तरह से होगा। अब क्या होगा कि इन सबके साथ ये भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। मतलब ये कार्बन जो होगा ये ऊपर वाला बना किसी के लिए, तो यहाँ पर भी और होंगे। उस तरह से ये भी किसी के लिए बना होगा। हो सकता है ये इंटरकनेक्शन में हो, ठीक है। उस तरह से ये भी देखो
तो ये भी बना होगा, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इस तरह से एक 3D स्ट्रक्चर बनता ही जाएगा। इस तरह से ये एक 3D स्ट्रक्चर बनता जाएगा और एक नेट जैसा बनता जाएगा, ये आगे फैलता जाएगा। हर एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ कांटेक्ट में रहता है, बॉन्डिंग करता है। तो 4 बॉन्डिंग बने, 4 बने मतलब चारों सिंगल बॉन्ड होंगे। यहाँ ये चारों कैसे बॉन्ड रहेंगे? सिंगल बॉन्ड बनेंगे। और इसी अरेंजमेंट के कारण डायमंड की वो प्रॉपर्टी है जो शो करता है, इट इज द हार्डेस्ट वन। अगर आपको पता हो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम कहते हैं कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं मतलब ब्रिटल होते हैं, दे आर नॉट सो हार्ड। लेकिन यहाँ पर इन दोनों प्रॉपर्टी को 2 एलोट्रोप्स गलत प्रूव करते हैं, या तो हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। जैसे ये किए कार्बन ब्रिटल होना चाहिए, जैसे आपने कॉल देखा, जैसे तोड़ सकते हो आप आराम से। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये मेटल से भी हार्ड हो जाता है, मेटल से भी ये हार्ड होता है बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है। और उसी तरह से दूसरा है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट देखा होगा आपने, दिखाया कभी? यस और नो? यस यस। पेंसिल की लीड, अब उस पेंसिल की लीड को आप थोड़ा छीलकर या तो उंगली में लेकर ऐसे फील करें, इट्स फील वेरी स्मूथ। ठीक है। वो स्मूथनेस क्यों होती है? क्योंकि यहां पर एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से अटैच होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। देखो 1 2 3 यहाँ पर आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा, और सॉरी एक पे तो यहाँ पर क्या बनता है? रिंग्स बनती है। अब ये एक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा ही दूसरा नीचे भी होगा, और फिर ये इंटर कनेक्शन में होते हैं। इंटर कनेक्शन में ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या होता है? वीक फोर्स होता है, ये वीक, जिसकी वजह से ये रिंग इस रिंग के ऊपर स्लिप हो सकती है, जिसकी वजह से उसको स्मूथनेस मिलती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से कांटेक्ट में रहा, मतलब 3 ही बॉन्ड बने। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसको 4 बॉन्ड बनाने थे, यहाँ पर 3 ही बने हैं, मतलब यहाँ पर कहीं पर उसके अंदर अनसेचुरेटी देखने को मिलेगी। अनसेचुरेटी क्या होती है? तो डबल बॉन्ड कहीं पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2, और एक होता है फुलरिंग। फुलरिंग में क्या होता है? तो टोटल एक फुलर के अंदर 60 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं, 60 कार्बन। इसको हमने नाम दिया है फुलरिंग। एक आर्किटेक्चर थे अमेरिका में, बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर, और उन्होंने एक जियोडेसिक डॉम बनाया था, और उसी के याद में इसको हमने बकीबॉल या फुलरिंग कह सकते हैं। इसका दूसरा जो शेप है वो मिलता है फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में देखो तो एक पेंटागन होता है, और उस पेंटागन के कांटेक्ट में 6 हेक्सागन रहते हैं, 6 हेक्सागन। फिर ये पेंटागन आएगा और इस तरह से पूरा बॉल बनता जाएगा, और यहाँ पर ये हर एक यहाँ पर क्या रहेंगे? ये सब कार्बन है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं फुलरिंग, फुलरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर भी अनसेचुरेटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये 3 कार्बन के अलग अलग रूप हैं। ये 3 हमने देखे, वैसे तो बहुत सारे हैं, ग्लासी फुलर है, ग्लासी कार्बन होता है, कार्बन ब्लैक होता है, मैश के करके आता है, बहुत से हैं। तो ये कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स हैं। तो अब तक हमने कार्बन की कुछ उसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनका क्या एलोट्रॉप्स हैं, वो सब देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का ये नेचर क्यों है वर्सेटाइल? ठीक है। तो